हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है हिस्ट्री यानी इतिहास। और एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस आ गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आरओ का भी एग्जाम दिए होंगे तो क्रोनोलॉजी पे बेस्ड था। तो अगर आप क्रोनोलॉजी तैयार कर लेते हैं तो इतिहास पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टोन एज पे और चैल्कोलिथिक एज पे, यानी पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इसके बाद हम लोग का आएगा वीडियो हड़प्पा सभ्यता पे। ठीक, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। और उसके बाद फिर वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल में एक तो वैदिक काल हो गया आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसका फिर 1000 ईसा पूर्व से 500-600 ईसा पूर्व। तो वहाँ पे जो उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व में आपको देखने को मिलेगा कि लोहे की खोज हो जाती है। लोहे की खोज से जब आर्यों का आक्रमण होता है, लोहे की खोज हो गई। और लोहे की खोज की वजह से जो अभी तक हमारे ये उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है, विस्तार देखने को मिलता था सभ्यता का। जब लोहे की खोज हुई तो जो जंगल थे, आठविक रीजन थे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक है, बिहार, छत्तीसगढ़, ये वाला जो बेल्ट था तो ये आठविक रीजन कहा जाता था, यानी जंगली प्रदेश थे। तो यहाँ पे जंगलों की कटाई की जाती है और लोग अपना निवास स्थल बनाते हैं। तो धीरे धीरे संपूर्ण भारत में आपको हर जगह की सभ्यता आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत तक ना देख पाएँ तो कोई बात नहीं, 10,70,000 फॉर्म पड़े हैं, 411 का सिलेक्शन होना है। तो आपको 411 में आना है कि बाकी 10 लाख में आना है, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग पहले कि कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन से स्रोत हैं? पहला स्रोत हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। ठीक, ये 3 आपके स्रोत हैं। अब देखिए इसकी विशेषता क्या क्या है, पहले एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि पाषाण काल है, यानी पत्थर से रिलेटेड जो भी है वो हमको देखने को मिलेंगे। पत्थर से रिलेटेड का मतलब कि जो उस टाइम के जो लोग थे आदिमानव, वो क्या काम करते थे कि नटराज की पेंसिल या फिर क्लासमेट का बुकलेट तो था नहीं उनके पास, तो वो लोग क्या काम करते थे कि पत्थरों पे जो भी उनको लिखना पढ़ना होता था, ठीक है, वो अपना किसी न किसी चित्र के माध्यम से अपना लिखते पढ़ते थे। तो कुछ मनोरंजन के भी साधन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पहाड़ों पे। ठीक, किसी पशु की आकृति बना दी है, ठीक, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक, बस चित्रों के माध्यम से ये चित्रित कर दिया गया है कि उस टाइम के लोग, ठीक है, कुछ भी पशु देखा, ठीक है, शिकार करते हुए देखा, ठीक है, तो उसकी चित्र बना दिए। ठीक है, कोई पशु अच्छा लगा तो उसका चित्र बना दिए। ठीक, या एक दूसरे का अपना ऐसे ऐसे बना दिए कोई चित्र। ठीक, मान लीजिए महिलाओं के लिए ऐसे हो गया, ठीक है, पुरुषों के लिए ऐसे हो गया। तो किसी भी तरीके का वो लोग चित्र के माध्यम से अपना प्रस्तुतिकरण करते थे। कहाँ पे? चट्टानों पे, पत्थरों पे। ठीक, और इसके स्रोत क्या हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक, उसके बाद बात करें हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल पे। आद्य ऐतिहासिक काल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक, अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सब जितने भी क्षेत्र हैं ये बसे हुए थे। उसका भी बात करेंगे कि और भी क्षेत्र थे जो अलग अलग नदियों पर बसे हुए थे, लेकिन जो मेनली जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी नदी के आसपास ही देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लिखित साक्ष्य। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है कि लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक, तो प्रागैतिहासिक से अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य है ही नहीं। ठीक, यहाँ लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। और स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत है और कुछ लिखित स्रोत देखने को मिला है। ठीक, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे तो उसमें मैं डिटेल से चर्चा करूँगा, ठीक है, कि कैसे लिखे गए थे और क्यों पढ़ा नहीं जा सकता है, या जो जिन्होंने पढ़ने की कोशिश की, ठीक, तो स्टार्टिंग में तो सब मिलते गए उनको। जैसे डिक्शनरी आप देखते हैं तो एक एक वर्ड की मीनिंग आपको मिलती जाती है, तो वो लोग अनुमान लगाए कि ये वर्ड का ये मीनिंग होगा। लेकिन जब नेक्स्ट कुछ मिला उन्हें, ठीक है, खुदाई में, तो देखा गया कि वो एकदम ही चेंज हो गया। इसमें कुछ और उसका मीनिंग निकल रहा है और इसमें कुछ और मीनिंग निकल रहा है। तो इस वजह से अभी तक इसे मतलब लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक। अब बात करें हम लोग ऐतिहासिक काल पे। ऐतिहासिक काल क्या है? जैसे वैदिक काल से स्टार्ट हुआ है। ठीक, इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, गायत्री मंत्र है आपका ऋग्वेद में, आपने देखा होगा, गायत्री मंत्र है आपका ऋग्वेद में, आपने देखा होगा। ठीक, और उसके बाद फिर आपका जैसे ऋग्वेद है, ठीक
ठीक है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है उत्तर वैदिक काल में। तो अब बात करते हैं हम लोग कि इसके कौन से स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं और लिखित साहित्य हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल पे। प्रागैतिहासिक काल में देखिए सर्वप्रथम शोधकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। ठीक, ये कौन थे, ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक विद हैं। ठीक, सबसे पहले इन्होंने मद्रास में हैंड एक्स के बारे में देखा कि कोई औजार मिला होगा। ठीक, तो उस पर इन्होंने चर्चा की और किस समय 1863 ईस्वी में, ठीक है, स्टोन एज पे ये रिसर्च कर रहे थे। अब बात करते हैं कि मतलब सबसे पहले इन्होंने ही स्टोन एज के बारे में उल्लेख किया। अब बात करते हैं हम लोग एक 1820 में गर्जेनस थॉमसन थे। ठीक है, इन्होंने 1820 में पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग इससे बात की। क्या बात की कि हम 3 भाग में विभाजित करेंगे। एक तो हमारा काल है पाषाण काल, पत्थरों का काल, दूसरा है कांस्य युग, सिंधु घाटी सभ्यता वाला। ठीक है, कांस्य का ज़्यादा प्रयोग हुआ है तो उस पर बात करेंगे। उसका फिर एक है लौह युग, ये कौन सा है, आयरन एज यानी उत्तर वैदिक काल। और जो कांसा है, कांसा हमारा कैसे बनता है, इंग्लिश में इसे ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक, तो किससे मिला है, कॉपर और टिन से, यानी तांबा और टिन से मिलके बनता है कांसा। ठीक, आपने अगर देखा होगा डांस सिंगल का, ठीक है, लॉस्ट बैक तकनीक से बनाया जाता है उसे, तो वो कैसे बनाते हैं, इसी कांसे का प्रयोग से। अब बात करें हम लोग भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक, इतनी बात आप याद रखिएगा, ASI के जनक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये कौन थे, ब्रिटिश सैन्य कमांडर थे। ठीक है, और उस टाइम जो बंगाल इंजीनियर्स थे उनके साथ इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। ठीक, और ये क्या काम करते थे कि जैसे मान लीजिए कहीं इंजीनियरिंग वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे खुदाई का काम होता था, और खुदाई के काम में जैसे कुछ चीज़ें मिली, ठीक है, तो उसका वर्णन कौन किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम हथियार कौन सा उपयोग किया गया था, फिर मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु कौन सा उपयोग किया गया था, और मानव द्वारा सर्वप्रथम किसका पशुपालन किया गया था, मतलब कौन सा जानवर था जिसका पशुपालन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। और इसके बाद फिर चलेंगे हम लोग पाषाण काल का जो विभाजन किया गया है 3 भागों में, कौन कौन से भाग हैं इससे बात कर लेते हैं। पहले देखिए पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, तो ये 3 विभाजन हो गए। अब देखिए इनका काल क्या क्या था, काल पे बात कर लेते हैं कि 25 लाख BC। अब BC और AD में अगर आप कन्फ्यूज हुए हैं तो सिलेबस वाला देखे होंगे वीडियो, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे जीसस का जन्म, ठीक है, यहाँ पे हुआ। जीसस के जन्म से पूर्व जो होते हैं उसे BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और जीसस के जन्म के बाद जो है एरा चला उसे कहते हैं एनो डोमिनी। ठीक है, ये आपका ईसवी हो गया और ये हो गया ईसा पूर्व। ठीक, तो देखिए 25 लाख ईसा पूर्व और प्लस आज का 2024 ऐड करके आप ये जान सकते हैं। उसका फिर ये 10,000 BC तक कौन सा काल था, पूरा पाषाण काल। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से होता है 10,000 BC से 4,000 BC। उसका फिर नवपाषाण काल 10,000 BC से लेके 1,000 BC। ठीक, नवपाषाण काल में ही आपको देखने को मिलेगा होमो सैपियन। ठीक, बुद्धिमानव, ये कहें कि बुद्धिमान मानव, ठीक है, जो भी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जो मानव है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, संवेदनशील हो गया है। जो भी प्रकृति में घटना घट रही है उसके बारे में संवेदनशील है, जानने का इच्छुक है कि अगर आग लग रही है, ठीक है, तो इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं हम लोग, अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कि देखिए मध्यकाल के अंत से शुरुआत हो जाती है और नवपाषाण काल में इसका प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलेगा। देखिए चरण की बात करेंगे तो इसको 3 चरण में बांटा गया है। एक तो पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। ठीक, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लक्षण कौन कौन से हैं। तो ये लोग क्या काम करते थे, घुमंतु प्रवृत्ति के थे, और घुमंतु होने के कारण ये मतलब आखेट करते थे, यानी शिकार करते थे। तो जैसे कोई जानवर दिखा तो उसका शिकार किए, ठीक है, कच्चे मांस ये खा लेते थे, क्योंकि आग की खोज तो हो गई थी बाद में, लेकिन उससे पहले का जो जीवन था वो था कि ये लोग कच्चे मांस खाते थे और खाद्य संग्राहक के रूप में जैसे एक जगह से दूसरे जगह ये घूम घूम के बिताते थे। जैसे एक जगह गए, जंगल क्षेत्र है, ठीक,
तो वहाँ पे जितने भी जानवर हैं उनको खा लिए, ठीक। अब जानवरों की संख्या कम हो गई है, ठीक। तो वो लोग क्या काम करते थे कि अब दूसरी जगह तलाशते थे। दूसरी जगह तलाशने में जब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जानवर ज़्यादा है, फिर वहाँ पे अपना जीवन बिताए, वहाँ पे जब समाप्ति हो गई तो फिर कहीं और गए। तो इस तरीके से यायावर जीवन अपना बिताते थे। अब बात करेंगे कि यहाँ पे कृषि का कोई साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है, पशुपालन का कोई साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे हम लोग कि औजार पे। देखिए जैसे ये मान लीजिए पत्थर हो गया, ठीक। ये पत्थर हो गया आपका, ठीक। इसको क्या कहते थे हम लोग? पेबल कहते थे, ठीक है। हम लोग से तात्पर्य मतलब उस टाइम के जो मानव थे उनकी बात कर रहे हैं, पेबल कहते थे। और इसका यहाँ से कट कर देते थे, तो ये वाला जो भाग रहता था ये कोर भाग रहता था, ठीक। और इसी का ये लोग उपयोग करते थे और इसे निकाल के फेंक देते थे। अब बात करते हैं हम लोग कि औजार कौन कौन से थे। तो क्वाड्राइट था और सर्क ब्लेड था। हड्डियों का बना हुआ कुछ औजार रहते थे, वो भी ये लोग प्रयोग करते थे। जैसे कोई जानवर मर गया, ठीक, तो मांस का जो खाल है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, ये लोग खा लिए। तो जो बचा हुआ भाग रहता था, अंदर का जो स्ट्रक्चर रहता था, जो हड्डी रहती थी, उसको ये लोग पत्थरों पर रगड़ के एक औजार का रूप बनाते थे, ठीक। उसके बाद फिर स्थल की बात करेंगे तो अतरम पक्कम है एक जगह तमिलनाडु में, और एक हथनौरा है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे आपको मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य देखने को मिले हैं। कौन कौन से स्थल हैं? 2, एक तो अतरम पक्कम तमिलनाडु और एक हथनौरा मध्य प्रदेश, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं मानव खोपड़ी की। मानव खोपड़ी के ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे मिले हैं, लेकिन प्रथम साक्ष्य आपको यहीं पे देखने को मिले। इसके बाद भी आपको 1-2 स्थल दिखाएंगे जहाँ पे मानव खोपड़ी के मिले हैं। अब बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश की, ठीक। यूपी पीसीएस आप दे रहे हैं या आर दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 जिले हैं, एक तो मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर से ही 1989 में अलग हुआ, और कौन सा जिला बना? सोनभद्र जिला बना। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। मिर्ज़ापुर से ही अलग होकर बना है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? तीनों काल के औजार देखने को मिलेंगे आपको, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग भीमबेटका की। तो भीमबेटका में नर्मदा घाटी जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आपको चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलेंगे तीनों काल के, ठीक। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे खोज किस चीज़ की हुई थी? आग की खोज हुई थी, ठीक। अब देखिए आग की खोज होने से पहले ऐसा नहीं था कि आग पहले था ही नहीं, आग था, ठीक है। मान लीजिए बड़े बड़े चट्टान है, ये आपस में टकराए, ठीक। टकराने से चिंगारी लगी, ठीक। चिंगारी उत्पन्न होने से आस पास में जो मान लीजिए पेड़ पौधे होंगे, सूखे होंगे, ठीक है, तो आग लगती थी पहले भी। लेकिन जब मानो थोड़ा सा धीरे धीरे जागरूक हुआ तो वो देखा कि 2 पत्थर टकरा रहे हैं तो आग निकल रहा है, मतलब चिंगारी निकल रही है, चिंगारी से ही आग निकल रही है, ठीक। तो इसको कैसे प्रयोग में लेके आया जाए? तो धीरे धीरे जब ये मानव संवेदनशील होगा तब ये आग को कैसे प्रयोग में लाया जाए अपने दैनिक जीवन में, वो जानेगा। तो अब बात करते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में आपको देखने को मिलेगा कि 10,000 BC से 4,000 BC तक, मतलब 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मानव थोड़ा सा संवेदनशील होना शुरू हो गया, मतलब होमो सैपियन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये लोग क्या काम करते थे कि आखेटक, मतलब शिकारी तो करते ही थे, जानवरों का शिकार तो करते ही थे, खाद्य संग्रह भी करते थे, ठीक है, भोजन को अपने पास स्टोर रखने का। अब देखिए उसका फिर ये लोग क्या काम किए कि पशुपालन की शुरुआत कर दिए। पशुपालन की शुरुआत से मतलब ये था कि जैसे कुत्ता है, ठीक है, तो उसको ये लोग पालना शुरू कर दिए। अब कुत्ता क्यों पालते थे? क्या इन्हें बेनिफिट था? तो कुत्ता इसलिए पालते थे कि पहला चीज़, जब ये शिकार करने जाते थे, ठीक, तो कुत्ता इनके साथ जाता था। कुत्ता इनके साथ जाता था तो जैसे मान लीजिए कोई जानवर, ठीक है, इन पे अटैक करना चाहेगा तो कुत्ता उस पर हमला कर देगा। तो पहली चीज़ तो सुरक्षा हो गई, ठीक, मानोगी। उसके बाद फिर बात करेंगे कि शिकार जब करना होगा तो उस जानवर को काफ़ी ज़्यादा दौड़ाता था कुत्ता जो है, ठीक। और जब वो थक जाता था तो ये लोग जो हथियार रहते थे इनके पास पत्थरों के, उससे ये वार करते थे, और जो जिसका शिकार करना था वो क्या होता था? मर जाता था। और मरने के बाद फिर ये लोग वहाँ पे अपना बढ़िया से भोजन करते थे। अब बात करेंगे कि जब मध्य पाषाण काल आया तो इसमें ये लोग हथियार जो बनाने लगे वो छोटे छोटे पत्थर बनाने लगे, माइक्रोलिथ सूच पत्थर से औजार बनाने लगे। जो जैसे इतना बड़ा पत्थर था ना, तो अब ये लोग क्या काम किए? छोटा छोटा पत्थर, ठीक है, थोड़ा सही से धार देते थे आगे की साइड। तो इससे क्या होता था कि जिसका शिकार करना है उसकी मृत्यु हो जाती थी, और ये लोग फिर अपना भोजन कर लेते थे। तो कुत्ते से इन लोग को ये बेनिफिट था, इसलिए कुत्ते को सबसे पहले ये लोग पाले थे। अब बात करेंगे कि इसका साक्ष्य जो है कहाँ मिला है। तो देखिए प्रयागराज में
एक प्रयागराज एक जिला है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पे चौपानी मांडो है। ठीक, चौपानी मांडो में ये साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फिर बात करेंगे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ भी एक जिला है। ठीक, तो वहाँ पे सराय नाहर राय है। यहाँ से सबसे ज़्यादा समाधान देखने को मिला है, मतलब शव देखने को मिला है, कंकाल जो है। तो ये चीज़ हो गई उत्तर प्रदेश की। अब बात करेंगे हम लोग कि राजस्थान में कौन सा है क्षेत्र, बागौर एक क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश में एक आदमगढ़ क्षेत्र है। यहाँ से आपको पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे कि आग की खोज तो यहाँ हो गई, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आग का प्रयोग हो रहा है। आग का प्रयोग कैसे हो रहा है, जैसे जो भी जानवर ये लोग मारे, ठीक, तो जानवर मर गया, अब इसको ये लोग सोचे कि पका के खाया जाए तो और मज़ा आएगा। तो जैसे यहाँ पे इसको ये एक डंडे में बांध के यहाँ पे लटका दिए, ठीक, रस्सी से बांध के, और यहाँ से आग लगा दिए। अब ये क्या हुआ कि धीरे धीरे ये पकना शुरू हुआ, और जब पकना शुरू हुआ तो इसके बाद टेस्ट किए तो उन्हें अच्छा टेस्ट आया। तो अब क्या करने लगे लोग कि मांस को पका के खाना शुरू कर दिया। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि नौपाषाण काल। नौपाषाण का जो कालक्रम है वो 10,000 BC से 1000 BC है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होंगे आप कि शायद 10,000 से 4,000 था, तो 4,000 से शुरू करना था। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान के चलिए कि रीजन देखिए कि ये एक जगह बिहार है और एक जगह महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र या मुंबई में जो डेवलपमेंट है, ठीक है, क्या वो बिहार में देखने को मिल रहा है? सेम काल है ना। ठीक, 2024 ही चल रहा है, तो यहाँ का विकास और यहाँ के विकास से तुलना करेंगे आप, ठीक है, तो ज़मीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरीके से मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में, ठीक है, कुछ क्षेत्र थे जो काफ़ी विकसित हो गए थे और कुछ क्षेत्र थे विकसित नहीं हुए थे। तो ये लगभग समकालीन थे, लेकिन यहाँ से 4,000 BC तक देखने को मिलता है और यहाँ पे 1,000 BC तक। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा डेवलपमेंट वाला स्टेज है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आप मत रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि नवपाषाण काल में क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे क्या है, कृषि आपको देखने को मिलेगा, पशुपालन की शुरुआत हो गई। ठीक है, यहाँ पे कुत्ते को पाला जाता था, पशुपालन की शुरुआत तो यहाँ भी हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि और भी जानवर ये लोग पालना शुरू कर दिए। उसका फिर इनका जो समाज था वो अब अस्थायी हो गया। यहाँ पे क्या था कि घुमंतु प्रवृत्ति थी, ठीक है, एक जगह गए, ठीक है, शिकार किए, वहाँ खत्म हो गया, तो दूसरे जगह चले गए, फिर तीसरे जगह। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इनका जो समाज था एक जैसे टोला था, वहाँ पे ये लोग अपना अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद फिर स्लेट के बने, ठीक है, और हड्डी के बने ये लोग औजार का उपयोग करते थे। उसका फिर बात करेंगे हम लोग कि 3-4 क्षेत्रों पे जो काफ़ी फेमस है नवपाषाण काल से संबंधित, वो कौन कौन से हैं। एक तो आपको हो गया बुर्ज़होम, ठीक है, जो कश्मीर में है। तो ये लोग क्या काम करते थे कि गर्त में निवास करते थे। जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक, अब पृथ्वी गोल है लेकिन एक भूभाग की बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो ये लोग क्या काम करते थे कि जैसे यहाँ पे खुदाई करके, ठीक है, अपने रहने के लिए यहाँ पे आवास स्थल बना लेते थे। ठीक, और यहीं पे आवास किए। इनके छोटे छोटे बच्चे जो थे वो यहीं पे रहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि आदमी बाहर गया भोजन की तलाश में, और ये यहाँ से बाहर निकला और शिकार उकार किया, शिकार करने के बाद फिर घर वापसी कर लिया। ठीक, लेकिन जब ये घर वापसी करने से पहले और जहाँ पे शिकार करने जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या काम करता था कि घास फूस, ठीक है, या फिर जो भी इसको पेड़ की छाल मिली जो भी है, तो ये बंद कर देता था। तो इससे क्या होता था कि जो शिकारी, जो आदमखोर जानवर जो रहते थे, ठीक है, उन्हें नहीं पता चलता था कि यहाँ पे भी कोई मानव रहता है। नहीं तो मानव शिकार पे गया है बच्चों के लिए, और यहाँ बच्चों का ही भोजन बन गया आदमखोर जानवर के द्वारा। ठीक, तो ये चीज़ रहता था कि ये ढक देता था, और जब इसको आना रहता था तो अपना ये ढक उठाया और अपना घर में प्रवेश कर गया। तो गर्त आवास जो है आपका बुर्ज़होम में देखने को मिलेगा, कश्मीर में। और एक साक्ष्य यहाँ पे भी मिला है कि कुत्ते के साथ, ठीक है, जिसका पालतू कुत्ता था, ठीक है, उसका मानव का जो दफन का साक्ष्य है वो एक जगह देखने को मिला है। मतलब एक ही कब्र में कुत्ता भी है और मानव भी है। ठीक, कहाँ से देखने को मिला है? बुर्ज़होम से देखने को मिला है। और एक जगह आपका गुफा कराल, ठीक, कहाँ पे है? कश्मीर में है। उसके बाद फिर चिरांद हो गया, बिहार में है, नवपाषाण काल के साक्ष्य। ठीक, उसका भी बात करेंगे। कोलडीवा, कोलडीवा कहाँ पे आपका? प्रयागराज में है, इलाहाबाद में। ठीक है, यहाँ से क्या देखने को मिलता है आपको? चावल के प्रथम साक्ष्य। ठीक, कहाँ पे? कोलडीवा से। अब बात करते हैं कि जो नवपाषाण काल था हमारा, इसी समय आपको पहिए की खोज भी देखने को मिलेगी। ठीक, और कृषि की
जो पद्धति है उसका विस्तार देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा ये लोग अस्थायी जीवन जी रहे हैं। तो ये 3 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हम लोग कौन कौन से स्थल हैं, इस पर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे पूरा पाषाण कालीन स्थल के बारे में। ठीक, इसमें क्या बात करेंगे कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन आए हैं PYQ में, ठीक, चाहे UPSC का हो, चाहे UP PCS का हो, चाहे अन्य PCS का हो, ठीक, सभी को हम लोग मैपिंग के थ्रू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो काल का विभाजन किया गया था किसके द्वारा किया गया था। जैसे पाषाण काल हो गया, ठीक है, कांस हो गया, लौ हो गया, तो इनका जो विभाजन किया था किसने किया था? थॉमसन ने किया था। तो भूगर्भवेत्ता थे, ठीक है, कहाँ? डेनमार्क कोपेनहेगन संग्रहालय में। ठीक है, इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। ठीक, इनका पूरा नाम था। स्टार्टिंग में जब वीडियो दिखा रहे थे तो वहाँ पे इनका जिक्र किया गया था। तो यही है 3 कालों में विभाजित किए। उसके बाद फिर जो ASI हमारा होता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन, यानी कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक, एक क्वेश्चन ये बनता है आपका। उसका फिर पूछता है कि ASI के जनक कौन है? तो ASI के जो जनक हैं वह है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इनका काल कब से कब तक था? 1814 से 1893 तक। ठीक, ये कौन थे? ये ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे और इनको बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने को मौका मिला था, और यही जो है ASI के जनक माने जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग स्थल से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, और एक क्वेश्चन यहाँ भी है कि मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो आपका भोपाल में देखने को मिलेगा। ठीक, ये 4 आप फैक्ट याद रखिएगा। PYQ लगाएंगे तो ये आपको दिखेगा। उसके बाद भी बात करेंगे हम लोग नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा जो नदी है, ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? अमरकंटक की पहाड़ी पे से निकलती है। ठीक, उसके बाद भी बात करेंगे हम लोग मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? नर्मदा घाटी से। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। मानव खोपड़ी के जीवाश्म मिले यहाँ पे, और मानव अवशेष के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? नर्मदा घाटी से। ठीक, तो ये चीज़ आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश में ही एक भीम भेंट का जगह है, ठीक है, किस जिले में है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, यहाँ से क्या क्या देखने को मिला? एक क्वेश्चन ये बनता है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी खोज किसने की? VS वाकरकर ने। ठीक, कब की? 1957 में। और इसे यूनेस्को की सूची में शामिल कब किया गया? 2003 में। ठीक, ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा। कौन खोज किया, किस वर्ष किया, और यूनेस्को में ये शामिल कब हुआ। तो भीमबेटका की बात करेंगे तो मानव के निवास स्थल का साक्ष्य मिलता है यहाँ पे। उसके बाद फिर गुफाओं में जो शैल चित्र का प्रयोग किया गया था, ठीक है, कि चट्टानों पे कोई आकृति बनाई गई, ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा सर्वाधिक कहाँ से? भीमबेटका से। कौन कौन से जानवरों का देखने को मिलता है? एक तो हाथी, सांभर और हिरण। ठीक, तो ये सब जो फैक्ट हैं ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा आप। स्क्रीनशॉट वाले तो रेडी होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन 11 फरवरी को सॉरी आपका एग्ज़ाम हुआ था आरओ का, ठीक है, उससे पहले आपने कई स्क्रीनशॉट लिया होगा मोबाइल में, तो खुद से सोचिएगा कि कितना पढ़ा आपने। स्क्रीनशॉट लेने के बाद 11 फरवरी के बाद अभी तक कितना पढ़ा आपने उस स्क्रीनशॉट से। ठीक, साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो देख लीजिए, दूसरी बार जब नोट्स बनाना हो तो पॉज कर करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी है, कहाँ पे? मिर्ज़ापुर और प्रयागराज जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्या मिला है? पशुओं के अवशेष देखने को मिले हैं, बेलन घाटी। ठीक, उसका अभी बात करेंगे हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिए एक जगह है नेवासा, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जोरवे संस्कृति। ठीक, उस पर भी आएंगे हम लोग डिटेल में। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला है कि हैंड एक्स और खुरचनी भैक, ये आपको औजार देखने को मिला है। ठीक, और एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट तो हो गया सर, भीमबेटका हम समझ गए, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन जाननी हो, जैसे मान लीजिए रायसेन ना दिया हो, अब्दुल्लागंज दिया हो, तब भी आप भीमबेटका में अब्दुल्लागंज ही लगाएंगे कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है? अब्दुल्लागंज। अब देखिए बात करते हैं महाराष्ट्र में एक पाटन है। पाटन में आपको क्या देखने को मिलेगा? सीप का बना हुआ मनका। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा मध्य पाषाण काल। ठीक, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए बात करेंगे कि राजस्थान की। ठीक, तो राजस्थान में एक बागौर जगह है। ठीक, और बागौर से हमको क्या क्या मिला है इससे बात कर लेते हैं। बागौर से हम लोग को शवों का सुनियोजित ढंग से दफनाने की विधि का पता चलता है। कहाँ से? बागौर से।
बागौर से ही आपको पशुपालन के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। ठीक, तो एक मध्य प्रदेश में देखने को मिला था और एक राजस्थान में बागौर से। तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो मिला था आपका, ठीक है, वो कौन सा था? अगर आपको याद आ रहा है अभी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग राजस्थान में और कौन सा है। तिलवारा एक जगह है, ठीक, वहाँ से क्या क्या मिला है? दो सांस्कृतिक चरण देखने को मिलते हैं, एक तो सूक्ष्म औजार के और दूसरा चाक के बर्तन के। ठीक, कहाँ से? तिलवारा, और कहाँ पे है? बाड़मेर, राजस्थान में। तो ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे हम लोग गुजरात की। तो गुजरात में क्या देखने को मिलता है आपको? लंगनाज एक जगह है, ठीक है, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा हस्त निर्मित मृतभांड। ठीक, हाथों से बनाया हुआ मृतभांड, ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तो स्थल का हो गया कि गुजरात में है, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी धातु का उपकरण यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। कहाँ नहीं देखने को मिलता है? लंगनाज, गुजरात में, ठीक है। बाकी जगह आपको धातु कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा स्थल है लंगनाज जहाँ पे कोई भी धातु आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें हम लोग तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा एक टेरी नाम का जगह है, ठीक। टेरी स्थल से क्या क्या मिला है हमको? तो टेरी स्थल से पत्थर उद्योग का कच्चा माल यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलेगा? दो स्थल, एक तो आदमगढ़ हो गया, एक पंचमढ़ी हो गया। तो आदमगढ़ से आपको क्या मिला है? पशुपालन के साक्ष्य और चित्रों की श्रृंखला, ठीक। आदमगढ़ और बागौर को कभी मत भूलिएगा। राजस्थान में है बागौर और आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में, ठीक। यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से भी पशुपालन के मतलब साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में दो शहर आश्रय हैं, कौन कौन से? जम्बूद्वीप और डोरथोद्वीप। जम्बूद्वीप और डोरथोद्वीप कहाँ से मिले हैं? पंचमढ़ी से मिले हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई मध्य प्रदेश से। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में देखिए एक तो प्रयागराज हो गया, ठीक, और एक आपको देखने को मिलेगा प्रतापगढ़ जिला, ठीक। तो उसके बाद फिर बात करेंगे पहले हम प्रयागराज जिले से, ठीक। प्रयागराज जिले में एक चौपानी मांडो जगह है, ठीक। कहाँ पे है? मेजा तहसील में है, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या मिले हमको? हस्त निर्मित मृतभांड देखने को मिला है और विश्व के प्राचीन मृतभांड देखने को मिला है, ठीक है। विश्व की बात कर रहा है, विश्व के सबसे प्राचीनतम मृतभांड देखने को मिले हैं। यहाँ से क्या देखने को मिला है कि जंगली चावल के साक्ष्य देखने को मिला है और भूसी भी यहीं पे देखने को मिला है आपको, ठीक। उसके बाद फिर इसके जो अगर कितने वर्ष का है, कितने वर्ष पुराना है, अगर इसे बात करेंगे तो कार्बन डेटिंग से भी ये पुराना है, ठीक। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ में देखिए कौन कौन से स्थल हैं। एक तो लिखिया है, एक है बगाईखोर, एक है महदाहा, एक है सराय नाहर राय और एक है दमदमा, ठीक। तो 4 स्थल, अरे 5 स्थल आपको देखने को मिलेंगे प्रतापगढ़ में। तो देखिए शुरुआत करते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, महदाहा और सराय नाहर राय से, ठीक है, क्या मिला है? तो हड्डी से निर्मित आभूषण देखने को मिला है। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हड्डी से निर्मित आभूषण उत्तर प्रदेश में किस जिले में मिला है, ठीक। और जिला अगर मान लीजिए नहीं देता है तो जगह का नाम दे दिया, महदाहा हो गया, सराय नाहर राय हो गया, दमदमा हो गया, ठीक है, चौपानी मांडू दे दिया, ठीक। तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो आप महदाहा और सराय नाहर राय को याद रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं, देखिए आप, ठीक है। तो डॉक्टर GN पांडे थे, तो इन्होंने क्या बताया कि सर्वाधिक नरकंकाल यहाँ देखने को मिले थे, कितने? 17, मतलब पुरुष कंकाल। उसका भी बात करेंगे कि यहाँ पे आपको आखेट यानी शिकार के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, पशुपालन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। और जो कंकाल का जो दफन करने की विधि थी, ठीक है, वो कैसी थी कि सर जो था वो पश्चिम की ओर था और पूर्व की ओर पैर था, ठीक। तो ये आप दिशा वाला देख लीजिएगा आराम से, ठीक। उसका भी बात करेंगे कि 2 युगल समाधि कहाँ से मिली हैं, तो वो मिली है आपको महदाहा से, ठीक। उसका भी बात करेंगे हम लोग कि सराय नाहर राय से क्या देखने को मिला है? प्रथम मानव अस्थि पंजर के अवशेष देखने को मिले हैं, ठीक। हड्डियों के साक्ष्य जो हैं यहीं से देखने को मिले हैं और एक महदाहा से आपको देखने को मिले हैं। उसका भी बात करेंगे दमदमा। दमदमा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। दमदमा किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल आपको देखने को मिलते हैं। उसका भी बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पे 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एक तो 41 मानव समाधान देखने को मिलेंगे और दूसरा बात करेंगे कि पहला देखिए जो कब्र इनको देखने को मिला था उसमें क्या थे कि 300 थे, ठीक। और दूसरा जो कब्र खोजे उसमें इनको मिला कि 5 ऐसे मिले जिसमें 200 थे, ठीक, युगल 100 थे, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग
नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो नवपाषाण काल से संबंधित रहेगा। नवपाषाण काल में कौन कौन से स्थल हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि नवपाषाण काल में प्रथम खाद्य उत्पादक वाले क्षेत्र कौन कौन से थे, ठीक है, किन किन चीज़ों की खेती होती थी, ठीक, इससे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में देखिए 2 स्थल के नाम हमें स्टार्टिंग में ही बताए थे, बुरज़ोम और गुफा कराल। अब इसके बारे में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि कब्रों में मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी। कहाँ पे? बुरज़ोम में, ठीक। एक तो गर्तावास वाला मैंने बताया था, और एक कुत्ते के साथ मानव की दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। उसका भी बात करेंगे हम लोग। गुफा कराल, गुफा कराल में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ भी आपको गर्तावास देखने को मिलेगा, पत्थर एवं हड्डियों के औजार देखने को मिलेंगे, और मृदबांड भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ से होगी जम्मू कश्मीर से। अब बात करेंगे यहाँ पे एक मेहरगढ़ आएगा। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। और मेहरगढ़ आपका जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता, तो वहाँ पे भी इसके अवशेष देखने को मिलेंगे। कहाँ से कहाँ तक? पाषाण काल से लेके हड़प्पा सभ्यता तक। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे कि यहाँ के जो लोग थे वो कैसे, मतलब इनका मकान का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे था। तो कच्ची ईंटों के आयताकार, ठीक, कच्ची ईंटों के आयताकार से मकान में ये लोग रहते थे, ठीक। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कि इनका जो जीवन था कैसा था, घुमंतु प्रवृत्ति के थे या अस्थायी थे। तो ये लोग अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद फिर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मेहरगढ़ से आपको देखने को मिला था। कब तक था ये? 7000 ईसा पूर्व का आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो नवीन खोजें हो रही हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा लौरा देव। लौरा देव कहाँ पे है? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक। वहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा? 9000 ईसा पूर्व से लेके 7000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कौन सा साक्ष्य मिला है? चावल। चावल एक कोल्डिवा में मिला है आपको, प्रयागराज में, ठीक। लेकिन जंगली चावल था वो। और ये जो है चावल, ये आपको 9000 से लेके 7000 ईसा पूर्व का देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हम लोग कि ये देखिए, तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा कि उतनूर एक जगह है, ठीक। वहाँ से क्या देखने को मिलेगा? हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य के रूप में यहाँ पे राख के टीले देखने को मिले हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि राख के टीले कहाँ पे मिले हैं, तो आपको आंसर देना है उतनूर। एक जगह और भी हम दिखाएंगे आगे चल के, ठीक है, वहाँ से भी राख के टीले मिले हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नवपाषाणकालीन स्थल हैं। तो पहले देखिए, महागढ़ा और पंचो, ठीक, ये कहाँ पे हैं? ये प्रयागराज में ही है, आपको गंगा नदी के दक्षिणी छोर में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे कि जैसे जो मृदभांड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रस्सी छाप मृदभांड देखने को मिलेगा। और जो, एक मिनट, सावा घास गोलाकार साक्ष्य मिलेगा, और एक आयताकार झोपड़ी देखने को मिलेगा, ठीक। जो इनके मतलब मकान होते थे, मतलब मकान तो नहीं, मतलब झोपड़ी ही रहता था, ठीक है। तो सावा घास से ये लोग अपनी झोपड़ियाँ बनाते थे, ठीक, गोला गोला करके। जैसे गांव में आप लोग देखे होंगे कि अभी एग्जैक्ट हमको नाम नहीं याद आ रहा है उसका, ठीक है। जब फसल उसल की कटाई होती है तो कुछ अवशेष रह जाते हैं, जैसे धान इसकी गेहूँ की खेती के बाद कुछ अवशेष रह जाते हैं, तो उसका एक ऐसे गोला गोला करके वो लोग बनाते थे। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, अगर आपको याद आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका ये लोग आयताकार झोपड़ी बनाते थे। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग कोल्डीवा पे। तो कोल्डीवा कहाँ है? प्रयागराज में है। यहाँ से क्या देखने को मिला है? धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिला है। और कैसे चावल थे? जंगली चावल। उसके बाद फिर यहाँ पे खंडित हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, और ये है 6500 ईसा पूर्व, ठीक है। तो अगर चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेगा तो आपको लगाना है लौरा देव। क्यों? क्योंकि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा, यहाँ पे आपको 6500 ईसा पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। और इससे पहले कौन सा आएगा? इससे पहले आएगा आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ से भी पहले कौन सा आएगा? आपका लौरा देव, ठीक। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अगर सबसे प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेगा तो आप क्या लगाएंगे? लौरा देव लगाएंगे, ठीक। और लौरा देव नहीं है तो आप लगाएंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ नहीं है तो आप लगाएंगे कोल्डीवा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कहाँ पे है? बेलन नदी के बाएं तट पे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग बिहार पे। बिहार में एक चिरांद है जगह का नाम, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है? हड्डी के उपकरण
के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले आपको और चाक निर्मित मृदभांड। ठीक, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी नवपाषाण काल में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल जो है, देखिए भारत के जो बाहर हैं वो कौन कौन से, पहले इस पर बात कर लेते हैं। एक देखिए जलीलपुर मिलेगा आपको, कहाँ पे, पाकिस्तान में, और यहाँ पे क्या मिला है, मछली पकड़ने का साक्ष्य मिला है। एक है आपका गुमला, ये भी पाकिस्तान में है। सरायखोला, ये भी आपका पाकिस्तान में है। और यहाँ पे घिसाई किए गए पत्थरों से निर्मित औजार मिले हैं। तो ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा, कौन कौन सा, जलीलपुर, गुमला और सरायखोला, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक, उसका फिर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले चलते हैं हम लोग कि नॉर्थ ईस्ट कवर कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखिए, एक तो असम वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा शास्ता जगह एक नाम है, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा कुल्हाड़ी और रस्सी साहब मृदभांड। ठीक, उसके बाद फिर बात करेंगे असम में दाओजली, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग मेघालय। मेघालय में आपका जगह का नाम है पायनघोर लांगटिंग। ठीक, तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि हाथ की डोरी वाले मृदभांड। ठीक, उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग उड़ीसा पे। तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा पॉलिशदार पत्थर से निर्मित कुल्हाड़ी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा एक जगह है, ठीक, वहाँ से मिला है दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति के विकास का साक्ष्य यहीं से मिला है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा। ठीक, उसका भी बात करेंगे हम लोग तेलंगाना में। तेलंगाना में एक पोचमपल्ली गांव का नाम है, ठीक है, यहाँ से आपको रागी मिलेट्स की प्राप्ति हुई है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था अभी। ठीक, उसका फिर बात करेंगे हम लोग कृषि कार्य यहाँ पे गौड़ था, ठीक, मतलब सेकेंडरी था। उसका फिर बात करेंगे हम लोग औजार कौन से मिले हैं। एक तो कुदाल मिला है, ठीक है, और एक तो आपका कुदाल मिला है और एक मिला है आपका खन्नी करके कुछ है, वो मिला है। अब बात करते हैं हम लोग कर्नाटक पे आते हैं। देखिए संगनकल्लू एक जगह है आपका कर्नाटक में। ठीक, यहाँ से क्या देखने को मिला है, राख के टीले, ठीक, और पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे सीजनल चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कि जैसे गर्मी का सीजन हुआ, ठीक है, तो कहीं ये निवास कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अपना जीवन बिताए, कुछ वहाँ पे अवशेष छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर सर्दी का मौसम हुआ तो कहीं ये चले गए, तो वहाँ पे कुछ अवशेष था वो छोड़ के चले गए। तो वही है कि जो पशुपालन जो था इनका, ठीक है, वहाँ पे कुछ न कुछ इनके अवशेष मिले, कहाँ से, आपका संगनकल्लू से। उसका फिर बात करेंगे हम लोग हल्लूर से। हल्लूर से क्या मिलेगा कि कृष्णा नदी के दक्षिण तट पे ये मौजूद है और यहाँ से मिला है आपका पशुपालन के साक्ष्य। ठीक, उसका भी बात करेंगे टेक्कल कोटा। टेक्कल कोटा से क्या मिला है, घर में फर्श के नीचे दफन की 100 दफन की, कहाँ से मिले हैं साक्ष्य, टेक्कल कोटा से, कहाँ पे है, कर्नाटक में। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि पिकलिकल, तो ये है आपका वस्त्र निर्माण का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से, पिकलिकल से। उसका भी बात करेंगे हम लोग ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से क्या मिला है, ब्रह्मगिरी से मिला है पॉलिश युक्त उपकरण लौह युग के पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ पे जो मिले मतलब कि जैसे आयरन एज आपका उत्तर वैदिक काल से हुआ, उसके पहले आपका ब्रॉन्ज एज आया, ठीक, उससे पहले आपका चालकोलिथिक एज आया, तो उसी एज की बात कर रहा है ये। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसका फिर बात करते हैं हम लोग, ये स्लाइड में कुछ बचा नहीं है, चलते हैं लास्ट स्लाइड में हम लोग। लास्ट स्लाइड में है आपका ताम्रपाषाणिक काल में बात करेंगे जो भारत से बाहर थे। ठीक है, कौन कौन से थे इससे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि देखिए ये जो क्रम है ये आप याद रखिएगा, कौन कौन से, स्टोन एज, ठीक है, और चालकोलिथिक एज, उसके बाद फिर मतलब कॉपर एज भी कहते हैं इसे, और फिर ब्रांज एज, उसका फिर आयरन एज। ठीक, तो इतनी बात करते हैं हम लोग। अब देखिए एक एक करके हम लोग स्थल देखेंगे। स्थल कौन कौन से हैं। पहला हो गया आपका क्षोभ। ठीक, ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। यहाँ से क्या क्या देखने को मिला है, एक तो मातृ देवी का साक्ष्य देखने को मिला है और एक लिंग चिन्ह की आकृति देखने को मिला है। ठीक, 2 चीज़, मातृ देवी और लिंग चिन्ह की आकृति। उसका भी बात करेंगे हम लोग। जो हमारा सेकंड है वो है क्वेटा। ठीक, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक, और क्वेटा से आपको क्या देखने को मिलेगा,
एक मिनट थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको। ठीक, क्वेटा से आपको क्या देखने को मिलेगा कि टोगाऊ मृदभांड। ठीक, कहाँ पे है ये? बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा शहर है। उसका भी बात करेंगे हम लोग नाल की। नाल कहाँ पे है? बलूचिस्तान प्रांत में ही है, पाकिस्तान के। ठीक है, पांडु रंगीन मृदभांड यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सफ़ेद रंग का जो पंख है उसका अलंकरण देखने को मिलेगा। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग कि राणा ढूंढई। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? घोड़े की अस्थियाँ देखने को मिलेगा, सोने के पिन देखने को मिलेगा, और मृतभांड देखने को मिलेगा, उस पर चित्रकारी हुई है। अब बात करेंगे हम लोग कुल्ली की। कुल्ली कहाँ पे है? ये आपका पाकिस्तान में है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? एक तो बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि यहाँ से बैल, हिरण, बकरे का अंकन देखने को मिलेगा। ठीक, और क्या मिलेगा यहाँ से? तांबे की मुठ वाला दर्पण मिलेगा देखने को। ठीक, कलश समाधान। कलश समाधान से मतलब क्या है कि जैसे किसी का दाह संस्कार हो गया तो ये लोग कलश में उसका अवशेष रखते थे। उसके यहाँ पे कलश में अवशेष रखने के बाद ये लोग क्या करते थे कि जो इनका मकान रहता था, ठीक, कच्ची ईंट का मकान रहता था, ठीक है, तो नीचे जो है ये लोग उसे मतलब रखते थे इसका अवशेष। ठीक, उसके बाद भी बात करेंगे हम लोग आपका ये किल्ली गुल मोहम्मद। यहाँ से क्या देखने को मिला है? पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत में मृदभांड देखने को मिला है। उसका भी बात करेंगे हम लोग कोटदीजी। कोटदीजी से क्या क्या मिला है ये बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, कोटदीजी से आपको मिला है सिंधु घाटी बाएं तट पे अवस्थित है, ये सिंधु घाटी के बाएं तट पे अवस्थित है। ठीक है, और इसका जो पतन हुआ था वो भीषण अग्निकांड के कारण इसका पतन देखने को मिलता है। जैसे कालीबंगा में अग्निकुंड आपको देखने को मिला है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको भीषण अग्निकांड के कारण कोटदीजी का पतन हो गया था। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और यहाँ पे विशाल सुरक्षा दीवार देखने को मिला है। ठीक है, जैसे हम लोग बाउंड्री बनाते हैं अपने घर की, वैसे यहाँ पे विशाल सुरक्षा दीवार देखने को मिला है। और नाप तौल के लिए मतलब यहाँ पे व्यापार अच्छा खासा होगा, व्यापारिक केंद्र था, तो यहाँ पे देखने को मिला है बाट। जैसे 1 किलो 2 किलो वाला होता है ना, उसी तरीके से इनका एक मापने का यंत्र था, और ये व्यापार वाणिज्य का केंद्र था। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करें हम लोग आमरी पे। तो आमरी कहाँ पे है? आपका पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक, यहाँ से क्या क्या देखने को मिला है? एक तो मकान है, भवन है, ठीक है, नाली देखने को मिलेगा जो ड्रेनेज सिस्टम वाला है, चबूतरा देखने को मिलेगा, और बाजार देखने को मिलेगा, और बेलनाकार छिद्रित पात्र आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि 4 सांस्कृतिक चरण का यहाँ पे साक्ष्य देखने को मिलता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से। और अब बात करते हैं हम लोग ताम्रपाषाणी काल स्थल जो भारत में थे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग गणेश्वर। कहाँ पे है? राजस्थान में। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। तो यहाँ से क्या देखने को मिला है? प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता जो थी, ठीक, मतलब हड़प्पाकालीन से पहले की सभ्यता जो थी शुरुआती वाली, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑर्चर्ड कलर जो मृदभांड है, ठीक है, ऑर्चर्ड कलर पॉटरी जैसे गैरिक मृदभांड का साक्ष्य यहीं से मिला है गणेश्वर से। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर राजस्थान में एक गिलुंद करके एक जगह है, वहाँ से आपको अग्निकुंड और ईंटों से निर्मित विशाल भवन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है बालाथल, ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर राजस्थान में एक जगह है आहाड़, ठीक, इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला है आपको? प्राचीनतम, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा आपको, जल निकासी वाला जो है आपको यहीं से देखने को मिलेगा। कहाँ से? आहाड़ से। और इसके एक पीटी फैक्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑर्चर्ड कलर पॉटरी जो है मृदभांड, ठीक है, गैरिक मृदभांड पात्र जो है वो कहाँ से मिला है? हस्तिनापुर से मिला है 1951 में। किसने खोज की थी? बेबीलाल ने, ठीक। उसका भी बात करेंगे हम लोग, गुजरात पे आएंगे, ठीक। तो नागदा एक जगह है, नागदा में क्या मिला है? पॉलीक्रोम के बर्तन मिले हैं, ठीक है, और स्टैंड पे रखी हुई तस्तरी मिली है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कुछ धार्मिक कर्मकांड यहाँ पे हुए होंगे, तो उसके साथ कुछ देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और एक जगह का नाम आपने सुना होगा राजपीपला, ठीक है, राजपीपला कहाँ पे था? गुजरात में था। और राजपीपला में किस चीज़ का व्यापार होता था? तो रत्नों का व्यापार होता था। जो अंगूठी में मड़ी उड़ी पहनते हैं आप, गले में पहनते हैं, तो वो वहाँ पे रत्नों का व्यापार होता था। उसके बाद भी बात करेंगे हम लोग कि मालवा जो क्षेत्र है, मेनली तो ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसका विस्तार आप देखेंगे तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में यहाँ देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे आपको मृदभांडों के उत्कृष्टता के उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपका झूकर, ठीक, एक है आपका कैथा, एक है नौदा टोली, ठीक। तो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो चलिए इससे बात कर लेते हैं हम लोग, झूकर, कैथा और नौदा टोली में क्या क्या मिला हमको। देखिए एमपी में आपके 3 स्थल जो हैं, झूकर, कैथा और नौदा टोली, ठीक। कौन कौन से साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं उस पर बात कर लेते हैं। झूकर में देखिए चंबल नदी के दाएं तट पे इसकी अवस्थिति है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। झूकर कहाँ पे है, चंबल नदी के दाएं तट पे, मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है चंबल नदी, ठीक। यहाँ पे क्या मिले हैं, जो भी मृतभांड मिले हैं यहाँ पे, ठीक है, उस पर कुछ न कुछ चित्रकारी बनी हुई है, बिना चित्र के कोई भी मृतभांड नहीं मिला है, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि एक ऐसा स्थल जहाँ से जो भी मृतभांड मिले हैं सब पे चित्रकारी है, कोई भी ऐसा मृतभांड नहीं मिला है जहाँ पे चित्रकारी ना हुई हो, ठीक है। तो कौन सा स्थल है, झूकर है, कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब बात करेंगे हम लोग कैथा पे। कैथा में क्या मिला है, तांबे की चूड़ी मिली है, ठीक है। तांबा क्यों मिल रहा है, देखिए हम लोग पढ़ के आ रहे हैं टॉपिक ताम्र पाषाण काल यानी कॉपर, तो तांबे की चूड़ी देखना मिलना स्वाभाविक है। अब बात करेंगे हम लोग, कुल्हाड़ी मिली है यहाँ पे, तांबे की छेनी मिली है, ठीक है, और मृदभांड मिला है। मृदभांड का कलर कौन सा है, ठीक है, ब्लैक रेड पॉटरी मिला है यहाँ पे, ठीक है, काले रंग का और लाल रंग का मृदभांड मिला है यहाँ पे। अब बात करेंगे हम लोग नौदा टोली पे, तो नौदा टोली में क्या क्या मिला है इससे बात कर लेते हैं। नौदा टोली में देखिए गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, धान के साक्ष्य मिले हैं, दाल की खेती, लगभग सभी अनाज उस टाइम जितने मतलब 8 जो थे मेनली थे अनाज, तो सभी यहाँ पे मिले हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, नौदा टोली। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे हम लोग, ये देख लीजिए गंगेरिया एक जगह है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे क्या देखने को मिला है, ताम्र संचय, ठीक है, सबसे बड़ा भंडार जो है तांबे का कहाँ पे है, आपका गंगेरिया, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। गंगेरिया अगर पूछ दिया क्वेश्चन में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे है ये स्थल, तो आप याद रखिएगा अभी से ये छत्तीसगढ़ में है। अब बात करेंगे हम लोग, एक मिनट, महाराष्ट्र वाले रीजन में आते हैं। देखिए महाराष्ट्र में जो सभ्यता थी एक जोरवे सभ्यता थी, ठीक, सॉरी एक मिनट, ये आपका जोरवे सभ्यता थी, ठीक। और इस सभ्यता का विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ है वो देख लेते हैं। तो देखिए एक तो हो गया इनाम गांव, एक हो गया दैमाबाद, एक हो गया चंडोली, ठीक। तो ये 3 स्थल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जोरवे संस्कृति से रिलेटेड, ठीक। और जोरवे संस्कृति कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। एक सबसे अलग आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो भी पात्र मिले हैं, ठीक है, वो टोटीदार पात्र मिले हैं। टोटीदार से तात्पर्य है जैसे मान लीजिए कोई भी ये मृदभांड है, ठीक, तो जैसे आप लोग मटका लिए होंगे घर में, गर्मी का सीज़न है तो यहाँ पे टोटी लगी हुई है, तो एक तो इस तरीके का हो गया। और जहाँ पे जो अनाज मिलते थे, ठीक है, गांव पे आप लोग देखे होंगे जो बड़े बड़े टैंक रखे जाते थे, तो यहाँ से इसके अनाज निकासी का एक देखने को मिलता है कि टोटी नुमा संरचना रहता है, तो वो यहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ पे, जोरवे संस्कृति में। अब बात करेंगे हम लोग कि इनाम गांव पे। इनाम गांव में क्या क्या देखने को मिलता है, इसका क्षेत्र जो है वो पुणे का क्षेत्र है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक। उसके बाद भी बात करेंगे हम लोग कि जो भी मतलब आवास हो गए इनके रहने के लिए, ठीक है, तो एक तो किलाबंदी हो जाता है, ठीक, और दूसरा आसपास जो क्षेत्र रहेगा वो खाई रहती थी, ठीक। तो इससे क्या होता था, कोई भी इनकी तक पहुँच आसानी से नहीं हो पाती थी किसी भी, मान लीजिए कोई दुश्मन है इस पर आक्रमण करना चाहता है तो खाई का उसको सामना करना पड़ेगा, और खाई मान लीजिए अगर पार कर लेता है तो ये जो यहाँ का प्राचीर है, किलेबंदी है, ठीक है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा तब जाके ये अंदर पहुँच पाएगा। तो जो भी यहाँ पे बस्ती थी उसकी किलेबंदी थी और उसके आसपास खाई थी। अब बात करेंगे कि कैसी सभ्यता थी, ये नगरीकरण की सभ्यता थी, ठीक। और बाकी जगह आपको देखने को पड़ेगा ग्रामीण सभ्यता, लेकिन यहाँ पे नगरीय सभ्यता देखने को मिलेगी। उसके बाद भी बात करेंगे यहाँ पे कुम्भकार, धातुकार और हाथीदार शिल्पी और टेराकोटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा व्यापारिक स्थल था।
व्यापार केंद्र भी कह सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या देखने को मिला था, तांबे का चिमटा, क्यों, क्योंकि कॉपर एज है, तो जो भी वस्तु मिलेंगी आपको कॉपर से रिलेटेड मिलेंगी। अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो शव दफन की प्रक्रिया थी वो कैसी थी। देखिए, घर का जो फर्श था, ठीक है, उसके नीचे ये लोग शव दफन करते थे। और कैसे करते थे, उत्तर और दक्षिण, उत्तर में मुख था और दक्षिण में इनका पैर था, ठीक। तो ये चीज़ हो गई आपकी। और यहाँ पे मिट्टी की हांडी देखने को मिली है। उसके बाद भी बात करेंगे हम लोग अहमदनगर जिला। अब अहमदनगर का नाम चेंज हो गया है, अहिल्याबाई नगर हो गया है वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या देखने को मिला आपको, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल, ठीक। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग जो गंगेरिया देखे थे, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन पूरे भारत का। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सबसे बड़ा स्थल है। अब यहाँ से कौन कौन से मृदभांड मिले हैं, एक तो ब्लैक मिला है, रेड मिला है और वाइट मिला है, मतलब काले, लाल और सफ़ेद मृदभांड देखने को मिले हैं। उसका भी बात करेंगे कि यहाँ पे अनाज की खेती देखने को मिलेगी। और कांसे का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो औजार बनाने में और सब वस्तु बनाने में, तो अहमदनगर ज़िले से। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या क्या मिला है। एक तो मिला है आपको तांबे का रथ मिला हुआ है, ठीक है। उसका भी बात करेंगे हम लोग, यहाँ से मनुष्य, सांड, गेंडे, हाथी की आकृति बनी हुई दिखी हुई है, किसमें, रथ में। ये जो तांबे का रथ था, इसमें आपको आकृति बनी हुई दिखेगी। उसके बाद फिर कुछ स्थल से यहाँ पे सोने का हार देखने को मिला है, ठीक। और जोरवे का सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो कौन सा था, अहमदनगर जिला जो है, दैमाबाद, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये हम जो बात की अभी तक वो दैमाबाद से रिलेटेड बात की है। अब बात करेंगे हम लोग कि चंडोली। चंडोली कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ पे शव के साथ मुर्गे को दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। अब देखिए हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया आज। एक तो स्टोन एज कवर हो गया और चैल्कोलिथिक एज, ठीक। तो थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर लगा होगा, लेकिन एक एक स्थल को जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जो अब तक आए हैं वो सभी स्थल मैंने एक मैपिंग में शो किया है। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो हड़प्पा सभ्यता पे आएगा, और वो भी मैपिंग के साथ किया जाएगा। और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैपिंग आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने हिसाब से लाइक कमेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा मैंने, ठीक है, उसका अगर आंसर देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। और कोई भी समस्या हो, ठीक, तो आप 7355509443 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।